वेरी गुड इवनिंग। अभी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन तुम्हें पूरा समझाया, पल्स जनरेटर का कार्य सिद्धांत, हॉल इफेक्ट, उसके बाद ऑप्टिकल स्विच, इतने इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन हो गए। उससे पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम। कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम जो शुरू से चला आ रहा है, परंपरागत इग्निशन सिस्टम, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। इसका काम क्या है? करेक्ट टाइम पर एज पर फायरिंग ऑर्डर प्रत्येक इस इंजन सिलेंडर के स्पार्क प्लग को स्पार्क की डिलीवरी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर फायरिंग ऑर्डर और एट द करेक्ट टाइम। ये अंदर क्या क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड है। ये जो भी हाई वोल्टेज आ रही है, हाई वोल्टेज लीड के द्वारा, वो इग्निशन कॉइल से यहीं आ रही है। और ये कहाँ आ रही है? फिर यहाँ से ये रोटर में आ रही है। फिर ये रोटर जहाँ को घूम रहा है, घूमता हुआ ये इसके अंदर और कुछ दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है? स्पार्क प्लग टर्मिनल्स हैं, ये जो एल्यूमिनियम के से दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? तो जैसे ही रोटर इस रोटर टिप से फिर ये इस टर्मिनल, और टर्मिनल से ये जो बाहर को जा रही हैं, ये गई हैं स्पार्क प्लग को, ये लीडें गई हुई हैं। तो ये तो था एक कन्वेंशनल, मगर सभी में डिस्ट्रीब्यूटर है। हॉल इफेक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटर था, पल्स जनरेटर में भी डिस्ट्रीब्यूटर था। फर्क इतना ही था कि पल्स जनरेटर में यहाँ पर ये पॉइंट की जगह पर एक परमानेंट मैग्नेट और एक टाइमर कॉइल है। हॉल इफेक्ट में एक परमानेंट मैग्नेट और उसके सामने चलती हुई एक सेमीकंडक्टर चिप है, जिसके दोनों तरफ एक तरफ से करंट पास हो रही है और उसको ढका जा रहा है। थर्ड वन था क्या? ऑप्टिकल स्विच, जिसमें एक इंफ्रारेड एलईडी लेजर बीम डाल रही है नीचे फोटोसेल के ऊपर, और वहाँ से वो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। तब ECU फायर करवा रहा प्रत्येक इंजन सिलेंडर को। पर फायर हो कैसे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही हो रहा है। अभी तक जो भी इग्निशन सिस्टम चल रहा था वो सब डिस्ट्रीब्यूटर वाला। आज ये लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर का कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइप इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ये कैपेसिटर छोटा कैपेसिटर है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store the electrical charge, which can store charge। ये इलेक्ट्रिसिटी को संग्रहित करके रखता है। ठीक है, इसको संग्रहित भी करता है, और जब हम चाहें इस पे स्टोर्ड एनर्जी को किसी शॉर्ट करा के हम इसे बाहर डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये परंपरागत इग्निशन सिस्टम में भी यह था। यहां पर ये काम क्या कर रहा है? जब ये पॉइंट खुलता है तो उसमें जो आर्किंग हो रही है वो किकबैक करंट को यह अवशोषित कर लेता है। वो यहां रिजर्व हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज ये ले लेता है, और फिर ये धीरे से इसको डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये इस पॉइंट पर होने वाली आर्किंग को रोकता है। आर्किंग है, बहुत हाई वोल्टेज है, दैट कैन वेल्ड दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट को वेल्ड कर सकता है, गला सकता है, चिपका सकता है, गड्ढे डाल सकता है इसके ऊपर। इसीलिए इस पे आने वाली इस प्रॉब्लम के कारण और इस स्प्रिंग के टेंशन के कारण इसका टाइम से नहीं खुलना, बंद होना, ज़्यादा खुला ही रह जाना या बंद ही अवस्था में रह जाना, इस वजह से जो इरेगुलरिटीज़ थी, जिस कारण से एयर फ्यूल मिश्रण जल नहीं पा रहा था पूरी तरह से, तो उससे, ताकि सारा का सारा जितना भी एयर फ्यूल मिश्रण इंजन सिलेंडर के अंदर आया वो सारा का सारा जलना चाहिए। उसमें से जरा सा भी अधजले हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित नहीं होने चाहिए। ये मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए, हिमालय के लिए, नदियों के लिए यह हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए। जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, प्लस NOx है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, शूट पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ें ये ऑटोमोटिव
कंबशन के कारण हो रही हैं। सब कहाँ से हो रही हैं? जिस समय दहन हो रहा है उस समय हो रही हैं। जब इंजन सिलेंडर के अंदर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंजन सिलेंडर के अंदर आया हुआ एयर फ्यूल मिश्रण पूरी तरह से जल जाए, बिल्कुल भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित ना हो और इंजन से पूरी पावर मिले और जो भी फ्यूल है उसकी इफिशियंसी बढ़िया मिले, ताकि थोड़े से फ्यूल में, जरा से पेट्रोल में 1 लीटर में कार 30 किलोमीटर चल जाए, 35 किलोमीटर चल जाए। अभी चलती कितनी है? इतना शानदार सिस्टम होने के बाद भी बड़े मुश्किल से 20-22 का एवरेज निकलता है। ठीक है, पेट्रोल कारों में, डीजल की बात नहीं कर रहा हूं मैं भी। ये सिस्टम कहाँ है? इग्निशन सिस्टम कहाँ होता है? पेट्रोल कारों में। पेट्रोल इंजन वाले पेट्रोल कारें ही चलती हैं यहाँ पर, मगर विदेशों में ट्रक भी चलते हैं, वहाँ पे बड़े इंजन भी हैं पेट्रोल के। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के लिए जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी एक माइक्रो कंट्रोलर यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। एक कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर? कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप ही नहीं होता है। जो तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप है, ठीक है। उसका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, उसके साथ यूपीएस है, वो अलग कंप्यूटर है। जो वाहनों में लगा हुआ है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। उसके इनपुट्स होते हैं, जिस तरह से डेस्कटॉप के इनपुट्स क्या क्या हैं? कीबोर्ड है, माउस है, उसका आउटपुट क्या है? प्रिंटर है, मॉनिटर है इटसेल्फ। तुमने क्या कुछ किया तो तुम उसमें देख रहे हो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हें दिखा रहा है। पर इसमें क्या है? इसमें इनपुट जो हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं, जो किसी शाफ्ट की गति को माप लेते हैं बिना टच किए हुए। कुछ सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं जो नज़दीकी बताते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? प्रॉक्सी मीन्स मेरी परछाई, मेरी परछाई मेरे नज़दीक ही तो होगी। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जो नज़दीक आने पर, ये लगे रहे रिवर्स व्यू, रिवर्स पार्किंग सेंसर। पीछे को कर रहे हो, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी में सेंसर लगा हुआ है। पीछे जैसे ही ऑब्स्टेकल आएगा वो एक बीप देना शुरू करेगा, धीरे धीरे चल, अब बस टकराने वाली गाड़ी, ठीक है। पर वो सेंसर भी कुछ कहीं सेंस कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, उस पर बाद में बात करेंगे। वो कहलाते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो रडार टाइप के होते हैं। रडार सिग्नल्स वो देते हैं तो कितनी दूरी रह गई है उनके बीच में, वो जब किरणें, जो वो सिग्नल्स वापस लौट के आ रहे हैं, उससे उसकी दूरी का पता चल रहा है, आकार का पता चल रहा है, वो रडार सिग्नल्स हैं। दूसरे सेंसर्स होते हैं जो किसी कोई भी शाफ्ट की घूर्णन गति को माप लेते हैं बिना उसे टच किए, जैसे क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, केम शाफ्ट सेंसर। फिर ये एएमआर, जीएमआर, हॉल इफेक्ट टाइप, ऑप्टिकल टाइप, इंडक्टिव टाइप, ऑप्टिकल टाइप, हॉल इफेक्ट टाइप। आजकल जो यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वो हैं हॉल इफेक्ट टाइप। नॉक सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये पीजो इलेक्ट्रिक टाइप होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन्हें अगर दबाया जाता है, स्क्वीज किया जाता है, पीजो मतलब निचोड़ना, स्क्वीज करना, जब उस पर दबाव डाला जाता है तो विद्युत धारा बहाते हैं, वो एक स्पार्क देते हैं। जो घरों में तुम गैस लाइटर यूज कर रहे हो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। जब उन्हें दबाया जाता है तो वो एक विद्युत धारा दे रहे हैं, वो तभी वो चिंगारी निकल रही है, वो तभी वो गैस जल रही है, ठीक है। गैस तुम अपने किचन में जला रहे हो, वो उस किचन के आयतन के बराबर वहाँ हवा है, खुला हुआ खिड़की है तुम्हारी, खूब हवा आ रही है, जा रही है। हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसी भी ज्वलन में मदद करती है। जो गैस की फ्लेम बन रही है वो ड्यू टू द ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, वो गैस बढ़िया जल रही है। इंजन सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंडर है, दोनों वाल्व बंद हैं, ऊपर से इंजन का सिलेंडर हेड है, पिस्टन उसे दबा रहा है। जब भी प्रेशर बनता है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ, उसके कारण ऑक्सीजन आयोनाइज्ड हो जा रही है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं बाहर।
आयनाइज हो जा रही है। तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल मिश्रण है या हवा है वो इतनी आसानी से उसके अंदर ज्वलन नहीं होता। उस ज्वलन के 4 चरण होते हैं। फर्स्ट है डिले पीरियड या इग्निशन लैग। इग्निशन लैग होता है कि स्पार्क हुआ, मैंने तुम्हें यहां पर जला के भी दिखाया, माचिस जला के दिखाई थी कि उसमें कौन सा डिले पीरियड है, कौन सा अनकंट्रोल्ड कंबशन है, कौन सा कंट्रोल्ड कंबशन है और कौन सा फिर कैसे पोस्ट कंबशन होता है। तो इस सारी प्रक्रियाएं हैं वह एक निर्बाध गति से चलें। फ्यूल जितना भी स्प्रे हुआ है उसका नैनो पार्टिकल भी बाहर अनबर्न्ड अवस्था में नहीं जाना चाहिए, वो भी जल जाए। वो जलेगा तो पूरी थ्रस्ट मिलेगी, पूरा दबाव पिस्टन हेड में मिलेगा, पावर मिलेगी, और उसके जल जाने के कारण क्या होगी, उसकी फ्यूल इफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लिए जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, कंप्यूटर क्या है, ये जो कंप्यूटर है ये क्या कर रहा है, विभिन्न सेंसरों से सूचनाएं लेकर उस डेटा को, जो भी उसके पास सूचनाएं आ रही हैं उसका विश्लेषण कर रहा है। किसके अनुसार, जो उसकी मेमोरी में भरी गई हुई अन्य डेटा है, उसके जो मेमोरी है, मेमोरी में लुकअप टेबल्स के रूप में, ग्राफिकल लैंग्वेज के रूप में उसमें डेटा डाला गया है कि 1000 आरपीएम पर इंजन चल रहा है, एक्सीलरेटर पोजीशन क्या है, एक्सीलरेटर पैडल की जो पोजीशन का कहाँ से पता चलेगा, उसके लिए एक्सीलरेटर पैडल पोजीशनिंग सेंसर लगा है। जो मेन बात है, जो मेन चीज है पूरे इग्निशन को कंट्रोल करने के लिए, जो मेन चीज है वो क्या है, क्या है, एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड, एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड, कितनी हवा इंजन सिलेंडर के अंदर वास्तव में आई हुई है, तथा थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड। इसका अनुपात है, ये होना चाहिए, ये लैम्डा, लैम्डा एक स्थिरांक है। एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड एंड थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड, इसका अनुपात लैम्डा के बराबर होना चाहिए। जितनी हवा आई है और जितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर की जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है, उसका कितनी सीसी का वो इंजन सिलेंडर है, उसका आयतन कितना है, उतनी हवा आनी चाहिए थ्योरेटिकली, पर वो एक्चुअल भी आनी चाहिए। तभी इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होगा, एयर फ्यूल रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यह एक आदर्श, रासायनिक रूप से आदर्श मिश्रण होता है, जो कि पूरी तरह से इसमें ज्वलन भी होता है, पूरा फ्यूल पार्टिकल सारे के सारे जल जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ बनती है और पूरी पावर मिलती है। तो उसके लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 14.7:1, 14.7 पार्ट हवा के और 1 पार्ट उसके साथ पेट्रोल का। ये कांस्टेंट वॉल्यूम में ये ऐसा मिश्रण बनना चाहिए, तब जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे वह वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं होंगे। इसकी जांच करने के लिए कि जो वो बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं उसका डेटा क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें बाहर निकल रही हैं, उसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है O2 सेंसर, या इसको लैम्डा प्रोब भी कहते हैं।
और एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड कितनी है, एक्चुअली में हवा आ रही है इंजन सिलेंडर को, इसको मापने के लिए मास एयर फ्लो सेंसर सबसे पहले लिखा हुआ मैंने, मैफ। मैफ मीन्स मास एयर फ्लो, जो अंदर हवा आ रही है उसका द्रव्यमान कितना है। कहाँ लगा रहता है ये एयर फिल्टर के बाद जो एयर पाइप होता है उसमें लगा रहता है, ये एनीमोमीट्री टाइप का सेंसर होता है। इसमें एक रेजिस्टेंस को उसे कांस्टेंट वोल्टेज दी जाती है 1.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक। कोई मैन्युफैक्चरर एक 1.5 वोल्ट देता है, कोई 2.5 वोल्ट दे सकता है, कोई 3 का, कोई 5 वोल्ट का। इसको लगातार 5 वोल्ट की करंट दी जा रही है, पर जब हवा अंदर आ रही है, वो ठंडी हवा है, वो इस 5 वोल्ट को ठंडा करेगी। तुम्हारे घर में हीटर जला हुआ है, दरवाजे खुले हैं, तो वो हीटर देता है आंच। कब देता है? जब दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हो तब टेम्परेचर कुछ और होता है, जब खोल देते हो तो टेम्परेचर फर्क हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है, डाउन हो जाता है। सेम हियर, जो अंदर जा रही है हवा वो इसको ठंडा करेगी, पर इसको करेक्ट 5 वोल्ट ऑलवेज इसको देना है। तो ये अपने कंप्यूटर को बताएगा कि मैं ठंडा हो रहा हूं, उससे कंप्यूटर फटाफट गणना कर लेता है कि कितनी हवा इसके अंदर चली गई। अब कितनी हवा चली गई ये बता रहे हैं महाराज, पर हवा का आयतन तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हवा का आयतन तो बढ़ जाएगा, मगर घनत्व कम हो जाएगा। जितनी हवा चाहिए एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड उतनी मिलेगी नहीं, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा मगर उसका जो डेंसिटी है वह कम हो जाएगी। इसके लिए होता है इनकमिंग एयर टेम्परेचर सेंसर, जो अंदर हवा जा रही है उसका तापमान कितना है। ये जो ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी वाहन में लगा हुआ कंप्यूटर, वो इसका भी डेटा देखता है, तब इन दोनों को इंटरप्रेट करता है कि हाँ इतनी हवा इसके अंदर आ चुकी है। ऐसा क्यों करता है और क्या क्या देखता है? जितनी हवा अंदर जा रही है क्या उतनी ही आनी चाहिए, थ्रॉटल वाल्व उतना खुला है या नहीं, ये कम आ रही है, तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल वाल्व क्या दिखाया था? एक बटरफ्लाई वाल्व होता है जो किसी भी पाइप को बंद कर सकता है और जब मर्जी इसको खोल सकता है। ये इसके अंदर ऐसा लगा हुआ है कि स्पिंडल में उसने बंद कर दिया और जब मर्जी वो इसको इस तरह से शटर को खोल देगा, बंद कर देगा। तो ये पहले होता था एक्सीलरेटर पैडल से, अब सब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगी रहती हैं और सेंसर्स लगे रहते हैं। ये सेंसर सूचना देता है TPS ECU को कि थ्रॉटल वाल्व कितना खुला हुआ है। यदि कम खुला हुआ है, हवा कम जा रही है, तो वो वहीं से मोटर को कमांड सिग्नल देगा कंप्यूटर, और वो मोटर इसको थ्रॉटल वाल्व को खोल देगी। अब की जो कारें हैं ये लगभग सेमी ऑटो पायलट हैं। क्या है? सेमी ऑटो पायलट। ये स्वयं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, ये जानती हैं कि ये ड्राइवर तो खाली ऐसे ही बेवकूफ़ बैठा हुआ है। वाहन जब भी नया ले रहे हैं आजकल, जो भी वाहन आ रहे हैं, ड्राइवर के जस्ट बगल में एक येलो रंग की पट्टी लगी है, उसमें काले अक्षरों से वार्निंग सिग्नल लिखा हुआ है कि डू नॉट प्रेस एक्सीलेटर व्हाइल स्टार्टिंग द इंजन। इंजन स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर पैडल को प्रेस ना करें, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर है, वो खुद कर सकता है उसकी एडजस्टमेंट। उसको पता है कि इंजन कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, कितना मैंने थ्रॉटल वाल्व को कितना खोलना है, फ्यूल की रेगुलेशन कैसे करनी है। ये जो सारे सेंसर हैं, चाहे मास एयर फ्लो सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, इनकमिंग एयर टेम्परेचर सेंसर है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो मैनीफोल्ड के एब्सोल्यूट प्रेशर को बता रहा है कि सक्शन कितना हो रहा है और एक्चुअल में कितनी हवा वहां गई हुई है। इतनी जगह से डेटा को कंफर्म कर रहा है और देख रहा है कि क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन क्या है। टाइमिंग क्या लिखा मैंने यहां पर? 8 to 10 डिग्री बिफोर TDC। कहां से पता चलेगा कि क्रैंक शाफ्ट जब पिस्टन अभी 8 से 10 डिग्री नीचे है, इसका पता कहां से चलेगा? क्रैंक एंगल से। तो उस क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी को मापने के लिए लगा हुआ है क्रैंक पोजीशन सेंसर।
पर क्रैंक पोजीशन सेंसर तो कितने बार आएगा उस मार्क पर, उस टाइम पर, उस समय केम की पोजीशन क्या है, वाल्व कौन से बंद हैं कौन से खुले हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फायर देना है, मतलब क्या है, दोनों वाल्व बंद होने चाहिए। तो केम का फेज भी पता होना चाहिए कि केम, तो केम सेंसर, ये केम सेंसर हर एक में नहीं होता है, जिनमें वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है, क्योंकि वाल्व अलग अलग इंजन आरपीएम पर चल रहा है तो वाल्व की ड्यूरेशन कम बाकी करनी पड़ती है, एकदम से वाल्व ओपनिंग का टाइम नहीं मिल पाता। अभी कैलकुलेशन करते कितना टाइम मिलता है वाल्व खुलने के लिए। तो केम की पोजीशन भी जाननी जरूरी है। इंजन कूलेंट का टेम्परेचर जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है इंजन कूलेंट का टेम्परेचर जानना? अभी कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट ईयर वालों को कूलिंग सिस्टम पढ़ाया था, उस समय तुम्हारे को भी यहाँ पर जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसमें भी बोला था कि वाई दिस कूलिंग टेम्परेचर इज नेसेसरी। प्रत्येक इंजन का एक नॉर्मल तापमान है जो कि 85 to 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 to 95 डिग्री भी हो सकता है, 95 डिग्री to 100 डिग्री भी हो सकता है, या 90 to 110 डिग्री भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इंजन, उसके नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, वह नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है या टर्बोचार्ज्ड इंजन है। तो वो जरूरी क्यों है उतना तापमान? ताकि फ्यूल का वेपोराइजेशन सही हो, ताकि जो लुब्रिकेंट चल रहा है उसकी विस्कोसिटी बढ़े ना, उसकी विस्कोसिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि इंजन कूलेंट का तापमान की भी इसको गणना चाहिए। तो वहां पर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से यह सूचना लेता है। अब ये वाहन चल रहा है या खड़ा है? खड़ी गाड़ी में खाली एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है ड्राइवर, या ये वाहन चल रहा है, इसका पता कंप्यूटर को कैसे चलेगा? उसके लिए है व्हीकल स्पीड सेंसर। थ्रॉटल वाल्व को जितना खुलना चाहिए उतना खुला है या नहीं, एक्सीलरेटर पैडल क्या कह रहा है, ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेटर पैडल दबाया हुआ है, इंजन का आरपीएम कितना है, आरपीएम के तो सूचना ये क्रैंक सेंसर बता रहा। तो जितना ये आरपीएम पर चल रहा है उस हिसाब से एक्सीलरेटर पैडल दबा भी है या ये यूं ही कुछ माल फंक्शन हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको भी चेक करता है। इसके लिए भी जरूरी है। जो O2 सेंसर है यह एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है। ये दो होते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। ऐसा क्यों? ये पहले ये ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है कि जो बाहर जाती हुई गैसें हैं वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हैं या कौन कौन से हैं। तो ये O2 सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा हुआ है। ये फ्यूल सिस्टम का है, रेल प्रेशर सेंसर, ग्लो सेंसर एंड मैनी मोर सेंसर्स। इन पे बाद में बात करेंगे कि ऑक्सीजन से ये सेंसर का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो इतने सारे सेंसर्स ये ECU को यानी माइक्रो प्रोसेसर को सूचना दे रहे हैं और माइक्रो प्रोसेसर इनसे प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ही एक्चुएटर्स को कमांड सिग्नल्स दे रहा है, यानी कि वो बटरफ्लाई वाल्व को खोल रहा है या बंद कर दे रहा है, फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करता है। जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसके पल्स विड्थ को, यानी जितनी देर तक फ्यूल इंजेक्टर खुला रहेगा उसको जितनी देर तक पल्स दी जाएंगी, जितनी देर तक उसे करंट दिया जाएगा उतनी देर तक वो वाल्व खुलेगा। तो कितना खोलना है, जितनी देर खुलेगा उतना ही वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा। तो फ्यूल की पल्स विड्थ को बढ़ाकर वो फ्यूल ट्रिम करता है। ये दो टाइप से होता है, एक लॉन्ग ट्रिम और एक शॉर्ट ट्रिम। उस पर बाद में कल परसों जब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पढ़ाऊंगा उस समय इस बात को क्लियरली समझाऊंगा। अब इसका जो लेआउट डिस्चार्ज इसका देखो, इसमें हमने देखा था वहाँ पर हॉल इफेक्ट में क्या था, ऑप्टिकल में क्या था, देख लिया था ना। इसमें क्या है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर अभी भी दिखाया, फिर दिखा रहा हूँ। ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो इसको रिचार्ज करना जरूरी है। पहले तो उसको रिचार्ज करेंगे। तो इसका जो सर्किट है ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है सभी में। ये इग्निशन स्विच है। ये 475 वोल्ट पावर सप्लाई से ये
475 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वह दी जा रही है इस कैपेसिटर को। कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है 475 वोल्ट से। इसके साथ ये इग्निशन कॉइल है। ये डायग्राम बनाने का पूरा मतलब ये है, ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन सी है? ये अर्थिंग की हैं। ये चैसी के साथ अर्थ है और चैसी इंजन के साथ भी अर्थ है। तो एक तार बच गई, वो डॉटेड लाइन दिखा रखी है। ये इस तरह से इसके कंपोनेंट क्या है? 475 वोल्ट पावर सप्लाई है, इग्निशन कॉइल है, कैपेसिटर है, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये है IGBT। इसका एक गेट है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके भी तीन टर्मिनल हैं, एक बेस है, एक इमीटर है और एक कलेक्टर है। इसका जो है ये बेस नहीं है, इसमें ये क्या है? गेट है। गेट माने किसी मैरिज हॉल का गेट नहीं, ITI का गेट नहीं, लॉजिक गेट्स पढ़े, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये वो वाले गेट, ठीक है। ये एक बहुत ही फास्ट स्विच की तरह कार्य करता है। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों का ही सुधरा हुआ रूप है। ये मॉड्यूलेशन के लिए भी कार्य आता है और ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग करता है। इसका प्रयोग किया गया है, ये IGBT लिखा हुआ है। ये इग्निशन कॉइल के साथ यही IGBT इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर को जब चार्ज किया जा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जा रही है। अब हमें एक इंस्टेंस चाहिए, एनर्जी फायर करना है सिलेंडर पर, करेक्ट टाइम पर फायर करना है सिलेंडर के अंदर, करेक्ट क्रैंक एंगल पर, तो इसे डिस्चार्ज करना है। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो टाइमर स्विच यूज है वो है ये IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का क्या है फुल फॉर्म? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो। तो ये मॉसफेट और BJT, बाइपोलर जंक्शन BJT, वो दोनों का संयुक्त रूप है IGBT। माइक्रो कंट्रोलर IC को बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। समझ में आ रही बात? ये इसी से जो कमांड सिग्नल इसको मिलेगा तभी ये काम करेगा, अन्यथा ये ऑफ रहेगा। टाइमर क्या है? टाइमर है क्रैंक और केम पोजीशन सेंसर। ये सारी सूचनाएं एक इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल को दे रही हैं। अब बहुत सारे सेंसर एक ही ECU में नहीं लगे रहते हैं, अब बहुत सारे अलग अलग ECU। एक होता है यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो एक मेन है, वो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का। पर उसके साथ आजकल बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसर हैं। अभी इसमें नॉक सेंसर है जो डेटोनेशन और प्री इग्निशन आदि को देखता है, वो तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें। नॉक सेंसर, नॉक सेंसर तब जब डेटोनेशन होगी या प्री इग्निशन होगी, इंजन नॉकिंग करेगा। इंजन से आने वाली जो अलग किस्म की आवाज है उसको सेंस करने का काम होता है नॉक सेंसर। नॉक का मतलब क्या होता है? somebody is knocking door, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो नॉक माने आवाज, ऐसी आवाज जो अप्रत्याशित, जो जरूरी नहीं है मगर आ रही है। तो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका पता लगाना जरूरी है। वो मेटेलिक साउंड है, वो कंबसन का साउंड है, वो मिसफायर का साउंड है, या उसका कारण क्या है, रूट कॉज एनालिसिस के लिए। तो जैसे ही एक नंबर 1 सिलेंडर या एच पर फायरिंग ऑर्डर नंबर 1 पर ही सेट किया जाता है, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर क्या है, 1 3 4 2। सबसे पहले फायर किस में होना है, नंबर 1 सिलेंडर में। नंबर 1 की टाइमिंग सेट कर लो तो बाकी तो केम प्रोफाइल, क्रैंक प्रोफाइल सब सेम बनी हुई है, इसी के अनुसार ही बनी हुई है।
इसी के अनुसार ही बाकी सारा काम होना है। तो टाइमिंग सेट होती है नंबर 1 सिलेंडर की, बाकी वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाता है। चाहे डीजल इंजेक्शन शुरू करना है, चाहे स्पार्क डिलीवर होना है, सारे की सारा एडजस्टमेंट होता है नंबर 1 सिलेंडर पर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नंबर 1 सिलेंडर अब आ गया है टॉप डेड सेंटर से, वो 8 से 10 डिग्री नीचे है और ठीक उसी समय स्पार्क डिलीवर हो जाता है। तो इसकी सूचना दे रहा है ये टाइमर। माइक्रो कंट्रोलर के पास ये सूचना आ रही है, वो इस IGBT को ऑन कर रहा है और ये IGBT इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हुई थी उसका मान कितना होगा, V² इंटू C। V इज द वोल्टेज, कितना वोल्ट, 475 वोल्ट, 475 वोल्ट का स्क्वायर गुणा होगा C फॉर व्हाट, कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की धारिता। यह कैपेसिटर अपने अंदर कितनी ऊर्जा संग्रहित करके रख सकता है, वो कहलाती है किसी कैपेसिटर की धारिता। तो जो इसकी धारिता है इंटू V², जिस वोल्टेज से वो चार्ज हुआ था। जैसे ही ये इसको डिस्चार्ज करता है तो यहां से ये सर्किट चालू हो जाता है। ये जो वोल्टेज इसके अंदर रिजर्व थी, जो इसने स्टोर करके रखी थी, वो सीधे प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग को पार करके सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत हाई वोल्टेज सर्ज, और यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप में, कैप से रोटर, देन स्पार्क प्लग को डिलीवर हो जाता है। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। विद्युत धारा की चाल क्या होती है, हाँ बांसी गजवाड़, प्रकाश की चाल क्या है, हाँ गुणा 10 की घात 8 भी है बेटे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेजी से वो करंट डिलीवर हो जाता है। मगर ये इसका जो स्पार्क टाइम है वो कितना है, 0.1 मिली सेकेंड। बैठ जा, 0.1 मिली सेकेंड फॉर एन इंस्टेंस, एक क्षणिक है। और इतनी ज्यादा वोल्टेज है, जो वोल्टेज है डिलीवर्ड वो कितनी है, 3 to 10 किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इतनी ज्यादा है कि वो 3 to 10 किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड, इतनी तेजी से ये डिस्चार्ज होता है, वेरी फास्ट। तो ये अन्य उससे भी बहुत अच्छा है, जबकि इंडक्टिव टाइप में होता है 300 से 500 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका जो इतना क्विक रिस्पॉन्स है, इसके कारण जो स्पार्क प्लग होते हैं, ये स्पार्क प्लग, ये कौन सी कॉइल है, ये इग्निशन कॉइल है इलेक्ट्रॉनिक टाइप की, जो कि एकदम हेड पे लगी रहती है। ये पढ़ाएंगे कल, डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन, उसमें इसकी कार्यप्रणाली समझोगे। ये स्पार्क प्लग कहाँ लगा हुआ है, कंबशन चैम्बर पर ही जाके लगा है। तो यहाँ पूरा कार्बन जम जाता है, और इसके अंदर भी जब कंप्रेशन होता है तो गैसें इसके अंदर भी भर जाती हैं, यहाँ भी पूरा कार्बन जम जाता है। तो ये इतनी हाई वोल्टेज है कि अगर यहाँ कितना भी कार्बन जमा होगा, अन्य प्लग काम नहीं करेगा, अन्य सिस्टम में वो ये प्लग फायर नहीं करेगा, पर कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइप में ये फायर करेगा, कर सकता है, करेगा, करता है। पर ये टाइम बहुत कम है, 0.1 मिली सेकेंड। इसको दूर करने के लिए अभी क्या यूज किया जाता है, मल्टीपल स्पार्क। ये कई बार स्पार्क कर सकता है, एक ही साइकिल में कई बार स्पार्क कर सकता है। तो उसके लिए इसके चार्जिंग के लिए एक स्पेशल डिजाइंड चार्जर यूज किए जाते हैं, और ये तब जाकर ये 3000 आरपीएम पर भी जब इंजन चलेगा तब भी ये कई बार फायर करेगा। कोई 4 सिलेंडर का इंजन 2000 आरपीएम पर चल रहा है,
2000 आरपीएम पर चल रहा। लक्ष्मण ये कितने पावर स्ट्रोक हो रहे हैं इसमें, कितने बार फायर होगा इसमें? 2000 आरपीएम पर चल रहा तो कितने बार फायर होगा? कितने बार? कैसे? मोहित सिंह कितने बार होगा? अच्छा, विकास नेगी कितनी बार होगा? ये हालत है तुम्हारी, और तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं। अगर इसमें 4 सिलेंडर हैं, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, उस पे 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या है? 720 डिग्री पे एक पावर स्ट्रोक है और नंबर ऑफ सिलेंडर 4 हैं। कितनी पावर स्ट्रोक होंगी बेटे? एक चक्कर में 2 पावर स्ट्रोक होंगी। 180 डिग्री पर एक पावर स्ट्रोक होगी। तो 2000 आरपीएम पर चल रहा तो कितना स्पार्क चाहिए? 4000 स्पार्क चाहिए पर मिनट। 1 मिनट में 4000 स्पार्क चाहिए। तो एक स्पार्क के लिए कितना टाइम निकलेगा? फटाफट निकालो। 15 माइक्रोसेकंड का टाइम मिलता है और इसको 1 सेकंड में 67 बार स्पार्क करना होता है। स्पार्क प्लग को 1 सेकंड में 67 टाइम्स स्पार्क करना होता है। अगर वो इंजन 2000 आरपीएम पर नॉर्मली चलता है। जब ओवरटेक करते हैं क्रूज कंट्रोलिंग, उस समय तो 2500 आरपीएम पर तक जाता है क्रूजिंग करते समय। जब हम किसी दूसरी गाड़ी से पास ले रहे होते हैं तो उस समय तो 3000 आरपीएम तक चलता है। उस समय तो 6000 स्पार्क करना है उसको, तो वो स्पार्क के लिए इतना समय नहीं मिल पाता। इसके लिए फिर इसीलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइप का बढ़िया काम करता है और आगे इसमें और सुधार हुए हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।